हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित यादव आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज हम लोग बात करेंगे 2 जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर। हम लोगों का पहला वीडियो कल आ चुका था 1 जनवरी का। आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया, उम्मीद है इस वीडियो पर भी वैसे ही प्यार मिलेगा। हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में रही इंपॉर्टेंट खबरें जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, तो उनके पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन से पॉइंट्स है जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उन सभी पर हमने अपने इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो 2 जनवरी का दिन होता है, 2 जनवरी के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, कौन सा डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, ठीक है। कौन सा? जो 2 जनवरी का दिन होता है, 2 जनवरी को वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे मनाया जाता है। याद रखना इसको। आप इंग्लिश में, अगर जो इंग्लिश में वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे कहते हैं, हिंदी की बात करें तो विश्व अंतर्मुखी दिवस कहते हैं, ठीक है। विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया जाता है? जब आपसे परीक्षा में पूछे तो आप टिक करके आइएगा कि 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। उसी तरह विश्व परिवार दिवस, ठीक है, विश्व परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी महत्वपूर्ण खबरों पर जो पत्र पत्रिकाओं में रहे उनके बारे में चर्चा करते हैं। एमिटी ने अंतरिक्ष में जैविक पेलोड भेजा, रचा इतिहास। जो एमिटी यूनिवर्सिटी है, एमिटी विश्वविद्यालय के द्वारा अंतरिक्ष में जैविक पेलोड भेजा गया है और इसी के साथ इसने इतिहास रच दिया है। आइए बात करते हैं। तो एमिटी विश्वविद्यालय ने भारत से पहला जैविक पेलोड अंतरिक्ष में भेजा है। स्पेडेक्स मिशन जो PSLV C-16 के तहत, ठीक है, जो PSLV C-16 के तहत अभी स्पेडेक्स मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, उसी में, ठीक है, उसी के तहत इसरो के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया। जो ये जैविक पेलोड था वो PSLV C-16 के द्वारा जो स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया गया था उसी के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। पेलोड की बात करें तो पेलोड में क्या है? पालक के कैलस, ठीक है, पालक का कैलस है, जिसको आप अगर जो वैज्ञानिक नाम देखें स्पेनेशिया ओलेरोशिया, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है पालक का जो कैलस है। अब वैज्ञानिक अध्ययन इसका क्या होगा? वैज्ञानिक अध्ययन में कैसे ये प्रयोग होगा? तो रंग परिवर्तन और पार्श्व वृद्धि का अध्ययन ऑनबोर्ड कैमरे पर सेंसर से किया जाएगा। यानी कि कैसे वैज्ञानिक अध्ययन इसका किया जाएगा? तो जो इसका रंग परिवर्तन है ना, पालक के कैलस का, उसका रंग परिवर्तन का वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो ऑन कैमरा किया जाएगा अंतरिक्ष में। और इससे होगा क्या? ठीक है, इससे होगा यह कि यह प्रयोग अंतरिक्ष में खाद्य उत्पादन की दिशा में एक पहला कदम है। यानी कि अंतरिक्ष में जो खाद्य उत्पादन हो सकता है उसकी संभावनाएं जो है, उसको संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए इसको भेजा गया है। ये पेलोड जो जैविक पेलोड है, इस जैविक पेलोड को जो PSLV C-16, ठीक है, प्रक्षेपित किया गया था इसरो के द्वारा स्पेडेक्स मिशन, उसमें ये पेलोड भेजा गया था। और ये इसका महत्वपूर्ण काम ही यह है कि अंतरिक्ष में किस प्रकार से जो जैविक उत्पाद है या फिर जो खाद्य उत्पाद है उनका उत्पादन किस प्रकार से किया जाए। तो ऐसा करके एमिटी यूनिवर्सिटी जो है इसने इतिहास रच दिया है, ठीक है। तो याद रखना किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी पूछ सकता है कि अंतरिक्ष में जैविक पेलोड किस यूनिवर्सिटी के द्वारा भेजा गया, ठीक है। तो एमिटी यूनिवर्सिटी के द्वारा भेजा गया, ये पॉइंट याद रखना। चलो आगे बात करें। महाकुंभ 2025 शाही स्नान अब कहलाएगा अमृत स्नान। जो शाही स्नान था ना, शाही स्नान का नाम परिवर्तित कर दिया गया। महाकुंभ में जो महाकुंभ आयोजित किया जाता है 12 साल पर, तो अब क्या हुआ कि जैसे पहले अर्ध कुंभ होता था, कुंभ होता था, ठीक है, 12 साल पे कुंभ लगता था, लेकिन कुंभ का नाम परिवर्तित करके पहले उसको महाकुंभ कर दिया गया और जो अर्ध कुंभ होता था उसका नाम कुंभ कर दिया गया। उसके बाद अब क्या हो रहा है कि जो शाही स्नान कहलाता था, जो स्नान होती, जो महत्वपूर्ण तिथियां होती थी, जो स्नान होता था महत्वपूर्ण तिथियों पर, उस शाही स्नान का नाम परिवर्तित करके अब क्या कर दिया गया है, उसको अब अमृत स्नान के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अमृत स्नान के नाम से शाही स्नान को जाना जाएगा। ये महत्वपूर्ण खबर है यूपी स्पेशल के संदर्भ में। अभी देखिए कुंभ स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाही स्नान को अमृत स्नान घोषित किया है। संगम में अमृत के पौराणिक कथा पर नया नाम दिया गया। जो अमृत है ना, अमृत की पौराणिक कथा कहा जाता था कि अमृत की 4 बूंदें 4 जगहों पर गिरी थी। उसी के कारण जहां जहां पर अमृत की बूंदें गिरी थी वहां पर संगम, वहां पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। अब देख लें जो स्नान की महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो कौन कौन सी तिथि है। और सबसे पहली महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि जो कुंभ है, कुंभ कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, डेट महत्वपूर्ण हो जाता है। यूपी PCS में आपने देखा होगा डेट बहुत पूछी गई है। तो 13 जनवरी से स्टार्ट होगा और 26 फरवरी तक कुंभ चलेगा। अब यहां पर जो पहली पौष पूर्णिमा है, पहला स्नान जो है, पहला अमृत स्नान, ठीक है। तो यहां पे पहला स्नान जो होगा 13 जनवरी को होगा। फिर उसके बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति को इसको अमृत स्नान की संज्ञा दी गई है। उसके बाद देखें तो 29 जनवरी को मौनी अमावस्या मुख्य स्नान होगा इस दिन, ठीक है। फिर 3 फरवरी को वसंत पंचमी के दिन स्नान होगा और
12 और 26 फरवरी को 2 अतिरिक्त स्नान होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना जो शाही स्नान है उस शाही स्नान को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नाम परिवर्तित कर अब उसको अमृत स्नान नाम दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो इसका लोगो क्या है, लोगो है तो यहाँ पे थीम क्या है, जो महाकुंभ इस बार आयोजित किया जा रहा है उसका थीम क्या है, तो उसका थीम है सर्वसिद्धि प्रदः कुंभा। ठीक है, याद रखना सर्वसिद्धि प्रदः कुंभा, ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। जैसे वसुधैव कुटुंबकम G20 का पूछा गया था उसी प्रकार याद रखना महाकुंभ जो 2025 में आयोजित किया जाएगा इसका जो थीम है वो थीम क्या है, सर्वसिद्धि प्रदः कुंभा। चलो आगे बात करें, अल्मोड़ा के सोनी बिनसर में बनेगा उत्तराखंड का पहला बर्ड म्यूजियम। ठीक है, याद रखना उत्तराखंड का पहला बर्ड म्यूजियम कहां पे बनेगा, ये अल्मोड़ा के सोनी बिनसर में बनेगा। बात करें तो सोनी बिनसर अल्मोड़ा अब इको टूरिज्म का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। यहां पर बर्ड म्यूजियम और बर्ड वॉचिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, जो अल्मोड़ा का सोनी बिनसर क्षेत्र है यहां पर बर्ड म्यूजियम तथा बर्ड वॉचिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। लगभग 50 से अधिक प्रजातियों की पक्षियों का वास स्थान है जो ये अल्मोड़ा का विंसर क्षेत्र है। ठीक है, सोनी विंसर क्षेत्र ये 50 से अधिक प्रजातियों का वास स्थान है। और जो ये बर्ड म्यूजियम स्थापित किया जाएगा ये सेम जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, वहां पर टाइगर म्यूजियम जिस प्रकार स्थापित किया गया है उसी आधार पर, ठीक है, सोनी विंसर में, अल्मोड़ा के सोनी विंसर में उत्तराखंड का पहला बर्ड म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। तो ये पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड का पहला बर्ड म्यूजियम कहां स्थापित किया जाएगा, सोनी विंसर में स्थापित किया जाएगा। चलो आगे बात करें, अगली खबर कौन सी है, स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण हिंद प्रशांत के लिए क्वाड का संकल्प। ठीक है, जो क्वाड के विदेश मंत्रियों की संयुक्त बयान था उसके अंतर्गत कहा गया कि स्वतंत्र और शांतिपूर्ण इंडो पैसिफिक के लिए क्वाड का संकल्प। ठीक है, बात कर ले यहां पर, तो स्वतंत्र, खुला और शांतिपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता विदेश मंत्रियों के द्वारा साझा वक्तव्य में जाहिर की गई, जिसमें कहा गया कि क्वाड सहयोग की 20वीं वर्षगांठ पर भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के विदेश मंत्रियों का संयुक्त बयान जारी किया गया। और अगर हम बात कर रहे हैं वहीं पर क्वाड शिखर सम्मेलन के बारे में, तो यहां आप देख सकते हैं, ठीक है, क्वाड का जो लीडर समिट होगा वो कहां पर आयोजित किया जाएगा 2025 में, तो इस बार क्वाड का लीडर समिट 2025 में भारत में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना कि इस बार कहां पर आयोजित होगा 2025 में क्वाड लीडर समिट भारत में आयोजित किया जाएगा। 2023 में कहां पर आयोजित किया गया था, तो अमेरिका में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलो आगे बात करें, किंग चार्ल्स के सम्मान सूची में 30+ भारतीय मूल के श्लोक शामिल किए गए। ठीक है, जो किंग चार्ल्स के द्वारा सम्मान प्रदान किए जाएंगे उसमें 30 से ज्यादा भारतीयों को शामिल किया गया है। बात कर ले तो 2025 की सम्मान सूची में 30 से अधिक भारतीय मूल के व्यक्तियों को स्थान मिला है। ठीक है, आगे देखें तो रानिल मेलकम जयवर्धने, ठीक है, रानिल मेलकम जयवर्धने जो है ये श्रीलंका और भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, कंजर्वेटिव सांसद है, कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद हैं इनको, तथा साथ ही साथ इंग्लैंड के फुटबॉल मैनेजर, नाम क्या है, गैरेथ साउथगेट, इनका नाम गैरेथ साउथगेट है। इन दोनों लोगों को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की जाएगी इस बार। तो याद रखना किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा वर्ष 2025 में नाइटहुड की उपाधि किसे प्रदान की जाएगी, तो रानिल मेलकम जयवर्धने। ठीक है, साथ ही साथ गैरेथ साउथगेट, इन दोनों लोगों को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की जाएगी। और नाइटहुड की उपाधि में क्या होता है, जब नाइटहुड की उपाधि प्रदान की जाती है तो उनके नाम के आगे सर लग जाता है। ठीक है, तो अब इनको क्या कहा जाएगा, सर रानिल मेलकम जयवर्धने। ठीक है, चलो आगे देखें, सतवंत कौर देओल, जो सतवंत कौर देओल है, कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, उच्च शिक्षा में योगदान के लिए इनको सम्मानित किया जाएगा। याद रखना सतवंत कौर देओल जो है इनको उच्च शिक्षा में योगदान के लिए कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और ये नाम आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कि उच्च शिक्षा में योगदान के लिए किसे, ठीक है, किसे कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम याद रखना, सतवंत कौर देओल इनका नाम है। चलो आगे बात करें, अगली खबर कौन सी है, अर्थव्यवस्था को लेकर आरबीआई का अनुमान। अर्थव्यवस्था को लेकर आरबीआई के द्वारा अनुमान जारी किया गया है, और क्या अनुमान व्यक्त किया गया है देख लेते हैं। वर्ष 2025 की पहली छमाही में, ठीक है, जो 2025 है ना उसकी जो पहली छमाही है, पहले 6 महीने हैं, उनमें जो भारत की, ठीक है, जो भारत की आर्थिक विकास रहेगी वो कितने % पे, तो 6.8 के हिसाब से ग्रो करेगी। वहीं अगर दूसरी छमाही में 6.9% आर्थिक विकास दर रहने का अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा व्यक्त किया गया है। यानी कि जो जीडीपी ग्रोथ है, वो जीडीपी ग्रोथ जो पहली छमाही है उसमें 6.8% की दर से जीडीपी ग्रोथ होगी। ठीक है, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास होगा।
और जो दूसरी छमाही है यानी कि जो अगले 6 महीने होंगे, ठीक है, तो उनमें क्या होगा 6.9 यानी कि 6.9% की वृद्धि आर्थिक वृद्धि देखी जाएगी, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो यहाँ पे आरबीआई के द्वारा जो जारी किया गया आंकड़ा है, यह आंकड़ा आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो आगे बात करें, लगातार दूसरी बार सेल को ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाणन प्रदान किया गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को लगातार दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाणन प्रदान किया गया है। जान लेते हैं इसके बारे में। तो सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाणन प्राप्त हुआ है। वहीं अगर हम बात करें, पहला प्रमाणन दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक के लिए दिया गया था, यानी कि लगातार 2 बार इसको प्रमाणन मिल चुका है। पहली बार दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक के लिए, अब क्या हो गया है कि जनवरी 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक के लिए इसको दोबारा प्रमाणन दे दिया गया है ग्रेट प्लेस टू वर्क के लिए। सम्मान की बात कर ले तो ये सम्मान जो है ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया के द्वारा दिया जाता है। और वर्तमान में सेल के अध्यक्ष कौन है, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है श्री अमरेंद्र प्रकाश, यानी कि जो अमरेंद्र प्रकाश है वो वर्तमान में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष है, ठीक है। और एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि लगातार दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाणन प्राप्त करने वाले संस्था जो कौन है, तो वहां पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को आप टिक करके आइएगा। चलो आगे बात कर ले, विवाद से विश्वास योजना का नया समय सीमा। जो विवाद से विश्वास योजना थी उसकी नई समय सीमा निर्धारित की गई है, बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर अब कितना कर दी है, 31 जनवरी 2025 कर दी है, ठीक है। तो यहां पर याद रखना, जो विवाद से विश्वास योजना थी उसकी समय सीमा पहले निर्धारित की गई थी कि 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो जाएगी, और हुआ क्या कि अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, 31 जनवरी 2025 तक कर दी गई है। यह विस्तार करदाताओं को कम कर दरों पर, ठीक है, अपने जो कर विवाद है उनको हल करने के लिए अतिरिक्त समय देता है। जो टैक्स को लेकर डिस्प्यूट है, उस टैक्स डिस्प्यूट को निपटाने के लिए करदाताओं को अतिरिक्त समय प्रदान किया जाता है। यह योजना 1 अक्टूबर 2024 को लागू हुई थी, जो करदाताओं को किसी भी अतिरिक्त दंड या ब्याज को माफ करते हुए एक निर्दिष्ट प्रतिशत के साथ विवादित राशि के भुगतान करके अपने अनसुलझे कर दायित्वों को निपटान करने के लिए सक्षम बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो विवाद से विश्वास योजना है, इसका महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाता है कि इसका जो डेट था, वो समय सीमा थी, उसको एक्सटेंड कर दी गई है। कब तक, 31 जनवरी 2025 तक के लिए, ठीक है। चलो आगे बात कर ले लोकपाल दिवस के बारे में। अब यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो लोकपाल दिवस है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे पीआईबी के प्रेस नोट में आया था, ठीक है, 1 जनवरी 2025 को। चलो बात कर ले तो भारत में लोकपाल नामक निकाय की स्थापना के फलस्वरूप प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को लोकपाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी कि जो 16 जनवरी का दिन है, इसको अब से हर साल किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा, लोकपाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और ये पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब जब नए दिवस घोषित किए गए हैं वो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। तो याद रखना, जो लोकपाल दिवस है कब मनाया जाएगा, 16 जनवरी को मनाया जाएगा हर साल अब से, ठीक है। तो ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बात करें। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों का उत्तर आपको देना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है हाल ही में कहां तुमु लोहसर पर्व मनाया गया। जो तुमु लोहसर पर्व है ये कहां पर मनाया गया, तो ये भूटान, नेपाल, श्रीलंका या म्यांमार, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही ऑप्शन हो जाएगा ये नेपाल में मनाया गया, ठीक है। जो तुमु लोहसर पर्व है ये भूटान, नेपाल में मनाया गया। और वहीं पर अब नेपाल की बात कर ले तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, करेंसी नेपाली रुपीज है, प्राइम मिनिस्टर कौन है तो केपी शर्मा ओली, और प्रेसिडेंट कौन है तो रामचंद्र पडोल यहाँ के प्रेसिडेंट है। अब यहीं पर खबरों में क्यों रहा नेपाल, हाल ही में किन कारणों से खबरों में रहा नेपाल, वो भी देख लेते हैं। तो जो तुमु लोहसर नेपाल के गुरांग, ठीक है, गुरांग लोगों के द्वारा एक नया साल का त्योहार है, नए साल पर मनाया जाने वाला त्योहार है जो तुमु लोहसर है। अब नेपाल कुछ कारणों से अन्य चर्चा में रहा, वो भी जान लेते हैं। तो नेपाल में अंतरराष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया, भारत, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, टिक करके आइएगा, नेपाल में आयोजित किया गया था। अगला पॉइंट देख लेते हैं, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण साल डांडी में आयोजित किया गया, ठीक है। जो साल डांडी है यहां पर 18वां संस्करण आयोजित किया गया था। याद रखना, जो सूर्य किरण युद्ध अभ्यास होता है वो किन 2 देशों के बीच में होता है, तो भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण का आयोजन किया जाता है। इस बार
साल दांडी में इसका आयोजन किया गया था और कौन सा संस्करण था? 18वां संस्करण था। ठीक है, आगे देखें, शंकर शर्मा को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, भारत में नेपाल के राजदूत कौन बने हैं? तो शंकर शर्मा इनका नाम है, याद रखना, शंकर शर्मा जो है वो भारत में नेपाल के राजदूत हैं। आगे बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गाड़ी माही नेपाल में मनाया गया। ठीक है, जो गाड़ी माही है ये दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव है, पशु वध महोत्सव है। कहां पर आयोजित किया गया? नेपाल में इसका आयोजन किया गया। आगे देखें, नेपाल ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चीन के साथ एक फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया। अभी हाल ही में नेपाल के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है जो BRO, ठीक है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चीन का, उस पर नेपाल के द्वारा अभी एक फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया गया है। आगे देखें, जैज मांडू संगीत महोत्सव का 20वां संस्करण काठमांडू में आयोजित किया गया। ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि जैज मांडू संगीत महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया? काठमांडू नेपाल में इसका आयोजन किया गया। और इस बार कौन सा संस्करण था? तो इस बार 20वां संस्करण आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्र पर भारत के सबसे पहले ब्रिज का उद्घाटन, जो ग्लास ब्रिज है ना, समुद्र पर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है कि समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहां किया गया है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में भारत के पहले ग्लास, जो समुद्र पर बने हुए, याद रखना, समुद्र पर बने हुए पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु खबरों में क्यों रहा हाल फिलहाल में, उनको पॉइंट्स को भी जान लेते हैं। देखते हैं, खबरों में रहा तमिलनाडु। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन अंतरराष्ट्रीय कंटेनर, ठीक है, कहां पर? तूतीकोरिन अंतरराष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है। याद रखना, जो तूतीकोरिन अंतरराष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल वो किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु में अवस्थित है। अगला पॉइंट देखें, तमिलनाडु सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया गया है? टिक करके आइएगा, तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तमिलनाडु में वैश्विक मथुमिस मुरुगन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। वैश्विक मुथामिस मुरुगन सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? 4 ऑप्शन दे दे, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आप टिक करके आइएगा तमिलनाडु में। आगे बात करें, भारत ने अपना पहला रीयूजेबल यानी कि दोबारा इस्तेमाल होने वाले हाइब्रिड रॉकेट, जिसका नाम क्या था? रूमी 1, ठीक है, रूमी 1 चेन्नई के थिरुविंदई से लॉन्च किया था। जो रूमी 1 का परीक्षण किया गया था वो कहां से परीक्षण किया गया था? वो तमिलनाडु के थिरुवंदई से ही इसका परीक्षण किया गया था। ठीक है, आगे देखें, बहुपक्षीय वायु अभ्यास जिसका नाम है तरंग शक्ति, ठीक है, तरंग शक्ति 2024, इसका आयोजन कहां पे हुआ था? तो इसका आयोजन भी तमिलनाडु में हुआ था। आगे देख लें, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तमिलनाडु सरकार ने, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए कौन सी योजना? नीगल नालमा, ठीक है, योजना शुरू की है। तो याद रखना, जो नीगल नालमा योजना है वो किस राज्य सरकार की योजना है? मैच करने के लिए एक तरफ योजना दे दे, एक तरफ राज्य दे दे। तो याद रखना कि जो नीगल नालमा योजना है ये तमिलनाडु राज्य सरकार की योजना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव, जो एक राष्ट्र एक चुनाव था ना, एक राष्ट्र एक चुनाव, साथ ही साथ परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया है। तो यानी कि तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा परिसीमन प्रक्रिया जो है उसके खिलाफ, साथ ही साथ एक राज्य एक चुनाव के लिए जो कमेटी गठित हुई थी, उसके कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, उसके खिलाफ भी यहाँ के जो सीएम है उनके द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, चलो आगे देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है? 2023 में अब तक का सबसे सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश कौन सा बन गया है? रूस, जापान, भारत या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, भारत। यानी कि 2023-24 में देखा जाए तो अब तक का सबसे ज्यादा जो कोयला उत्पादन कहां पे हुआ? भारत में किया गया। ठीक है, अब यहां पे हमारा सही आंसर तो कोयला उत्पादन में भारत हो गया। भारत से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को भी जान लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? भारत में पहली बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहां पे किया गया है? नागपुर में किया गया। इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, याद रखिएगा कि भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहां पे किया गया है? नागपुर में किया गया है। अगला पॉइंट है, भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा, यानी कि जो रेमिटेंस आया उसका सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन रहा? भारत रहा। ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? भारत ने चीन से आयातित एलएनजी ईंधन टैंकों में डंपिंग रोधी जांच शुरू की है। जो एलएनजी
ईंधन होते हैं ना, एलएनजी ईंधन, तो वहां पर डंपिंग रोधी जांच स्टार्ट की भारत के द्वारा। ठीक है, एग्जाम में पूछ ले हाल ही में किस देश के द्वारा चीन से आयातित एलएनजी के लिए एंटी डंपिंग जांच स्टार्ट की गई है? तो एंटी डंपिंग जांच स्टार्ट की गई भारत के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने बाढ़ प्रभावित बांग्लादेश को सहायता के लिए कितना 2 लाख टन चावल का निर्यात किया है? एग्जाम में आपसे पूछ ले हाल ही में भारत के द्वारा किस देश को बाढ़ प्रभावित होने के कारण 2 लाख टन चावल का निर्यात किया गया है? टिक करके आना कि बांग्लादेश को निर्यात किया गया। बांग्लादेश में बाढ़ आई थी तो 2 लाख टन भारत ने निर्यात किया था चावल। ठीक है, आगे देखें, भारत ने बांग्लादेश को हराकर आईसीसी अंडर 19 महिला T20 एशिया कप जीत लिया है। भारत ने बांग्लादेश को हराकर आईसीसी अंडर 19, ठीक है, अंडर 19 महिला T20 एशिया कप जीत लिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बन गया है। स्मार्टफोन के निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? तो स्मार्टफोन के निर्यात में भारत का तीसरा स्थान है। ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, स्विट्जरलैंड ने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया है। जो स्विट्जरलैंड है ना, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा था पहले भारत को उसने, अब इसने भारत से दर्जा छीन लिया है, यानी कि भारत का यह दर्जा वापस ले लिया है। आगे देखें, भारत 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। जो भारत का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है वो कब तक है? तो भारत ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2035 तक भारत खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। ठीक है, और उसमें अगर जो देखा जाए तो स्पेसएक्स मिशन जो है वो भारत के अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये डॉकिंग और अनडॉकिंग प्रक्रिया को संचालित करेगा स्पेसएक्स मिशन के तहत। चलो आगे देखें, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नीति की घोषणा की है? ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? गोवा, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात के द्वारा ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की गई है। अब यहां पर जान लेते हैं खबरों में गुजरात किन कारणों से रहा। गुजरात से संबंधित कुछ करंट अफेयर के तथ्य जान लेते हैं। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए, कल मैंने आपको बताया था, भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म यानी कि स्वर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ठीक है, आगे देखें, छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में यानी कि रूफटॉप सोलर एनर्जी स्थापित, सोलर प्लांट स्थापित करने में गुजरात जो है वो पूरे भारत में शीर्ष स्थान पर। ये पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि सोलर रूफटॉप स्थापित करने में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? गुजरात शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट है, गुजरात के मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है। यानी कि जो मसाली गांव है ना गुजरात का, ये पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बन गया है। यानी कि जो बॉर्डर पे स्थित गांव है देश का पहला गांव बन गया है, गुजरात का है ये। आगे देखें, दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां पे? नाडियाड में शुरू हुआ। और नाडियाड कहां पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो एग्जाम में आपसे पूछे कि 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप यानी कि जो दृष्टिहीनों है, दृष्टिबाधित है, दृष्टिबाधितों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहां पे शुरू हुई? तो गुजरात में स्टार्ट हुई थी, गुजरात के नाडियाड में। आगे देखें, एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024, जो संयुक्त विमोचन 2024 एक्सरसाइज है, इसका आयोजन कहां पे किया गया? तो इसका आयोजन अहमदाबाद में किया गया। याद रखना, अहमदाबाद के गुजरात के अहमदाबाद में संयुक्त विमोचन 2024 एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। आगे देखें, 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन गांधीनगर में शुरू हुआ। ठीक है, 17वां अर्बन, ठीक है, अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? तो ये गांधीनगर गुजरात में किया गया। ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में सूरत शीर्ष स्थान पर रहा। देखिए यहाँ पे जो गुजरात किन कारणों से चर्चा में रहा था उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर जो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई थी, ठीक है, 7 सितंबर को स्वच्छ नील गगन पर स्वच्छ वायु दिवस के रूप में, ठीक है, उस दिन ये रिपोर्ट जारी की गई थी, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट। उसमें जो सूरत था वो पहले स्थान पर था। नेक्स्ट पॉइंट बात कर ले, भारत के दूसरे 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेशन गुजरात में शुरू हुआ। जो दूसरा 700 मेगावाट का स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर है ना, तो ये कहां पर इसका ऑपरेशनल कार्य करना स्टार्ट कर दिया है, इसकी स्थापना कहां पे की गई है? तो गुजरात में इसको स्थापित किया गया है। और यहां पर हमने देखा गुजरात से संबंधित जितने महत्वपूर्ण पॉइंट थे उनको भी हमने चर्चा कर ली। अब यहां पर
इसी क्लास पर आधारित एक क्वेश्चन आपके लिए है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस तिथि को लोकपाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? 1 जनवरी, 8 जनवरी, 15 जनवरी या 16 जनवरी? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। कोई फीडबैक होगा, कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और लगातार ये वीडियो आपको डेली शाम को 7 बजे ये वीडियो आपको मिल जाएगा। आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। वीडियो को आराम से देखिए, एक बार रिवीजन करिए, एक बार आप प्रेम से स्पीड को जो है नॉर्मल करके सुन लेंगे तो ये वीडियो आपको आसानी से याद हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझा के आपको सारी चीजें बताता हूं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो का आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।